रचना तुषार हमें यह बताएंगे कि कीव का ज्योग्राफिया किस तरीके का है। रचना तुषार हमें यह भी बताएंगे कि इस वक्त आसपास का मौसम कैसा है, पोलैंड का मौसम कैसा है, हंगरी का कैसा है, खार्किव का कैसा है, कीव का कैसा है, यूक्रेन से लेकर के बेलारूस तक, बेलारूस से लेकर के रशिया तक और क्रीमिया तक का मौसम कैसा है, और पलायन जितने भी लोग कर रहे हैं उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है। ओवर टू यू रचना एंड तुषार। राशिद, जैसे कि आपने कहा कि लगातार कीव को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। जेलेंस्की का वो ट्वीट मुझे याद आ रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया था और कहा था बात हुई है 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यहाँ हैं। आज ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रूसी टैंक्स की भी, गाड़ियों की भी और सैनिकों की भी। अब इसे समझना जरूरी है। तुषार की साइड से जो यूक्रेन का बॉर्डर दिख रहा है, यहीं पर खतरा सबसे ज्यादा और रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ते हुए बेलारूस के सहारे, और यहाँ कीव जहां रात भर से धमाके एक के बाद एक हो रहे हैं, और यहीं ये जो सुरक्षित बॉर्डर है ना, यहीं से भारतीयों को निकालने का काम चल रहा है रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड के जरिए। जिस तरह से रचना आपने बताया ना कि ये पूरा रेड पोर्शन जो है ये रूस है, ये येलो पोर्शन पूरा यूक्रेन है। क्रीमिया का बार बार जिक्र होता है। क्रीमिया देखिए ये रहा, यहां पर रूस की फौज पहले से ही कब्जा जमाकर 2014 से बैठी हुई थी। अब जो कीव को घेरने की कोशिश की गई, 3 जगह से घेर रही है। रूस की फौज यहां से जा रही है, एक इधर आप देखेंगे बेलारूस के रास्ते भी यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, और उधर बाकी के देश हैं जहां से हमें सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कीव से जो दूरी है वहां की, जहां पर हमारे चेक पॉइंट्स हैं, जहां से हम एयरलिफ्ट कर सकते हैं, लाइक पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और इधर रोमानिया। आप अगर इन एरियाज को देखेंगे, इन एरियाज में देखिए कीव से जो पोलैंड की दूरी है, यानी कि पोलैंड का जो शेहानी मेघ का जो इलाका है जहां पर चेक पॉइंट बनाया गया, 623 किलोमीटर दूर है। बहुत मुश्किल है वहां तक, ऐसे वॉर जोन से सेफ जोन तक बच्चों का पहुंच पाना। हंगरी की आप देखिए उजो रोड 793 किलोमीटर दूर है कीव से। इसके अलावा रोमानिया, चेर्नोबित्सी, ये सब 500 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये साफ है कि वॉर जोन से सेफ जोन जाना आसान नहीं है। जो यहां बैठकर हमको लगता है कि देखिए कीव में बच्चे हैं तो वो ट्रेन ले लें, वो चेक पॉइंट तक पहुंच जाएं, वहां से रेस्क्यू कर लिए जाएंगे, मुश्किल होगा। एक चीज और समझना है, ये तो हमने वॉर जोन दिखा दिया, लेकिन जो बच्चे हैं किस तरह से मुश्किलें उनको हो रही है। देखिए खाने की समस्या, पानी की समस्या, तमाम समस्याएं, जिंदगी मौत की समस्या। लेकिन यहां पर ठंड कितनी है समझिए, 0 के तापमान पर पानी बर्फ बन जाता है। लेकिन यहां पोलैंड के बॉर्डर पर जो टेम्परेचर है इस वक्त -6 डिग्री का टेम्परेचर है। सोचिए बच्चों की तुषार और रचना जानते हैं इसके साथ ही सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी दिक्कत, या यूं कहें कि सबसे बड़ा डर या फिर दहशत क्या है। आप लोग रहिएगा मेरे साथ, ठीक 2-2 मिनट के बाद में मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा, क्योंकि शुरू में मैंने कहा ना कि रशिया की तरफ से इस तरह के इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बम किसका ज्यादा ताकतवर है, किसके पास में ज्यादा विनाशकारी और विस्फोटक बम है, अब आप ये जानें। रशिया बनाम अमेरिका का हमने एक ग्राफिकल इनपुट तैयार किया। आप देखें, रशिया के पास में है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, वहीं अमेरिका के पास में है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। ये दोनों किन मालों में खतरनाक है आप जाने। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब वजन 7100 किलो, लेकिन मदर ऑफ ऑल बॉम्ब इसका वजन 9800 किलो। जो रशिया के पास में है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी बम का बाप जिसे कहते हैं, 44 टन TNT तक का धमाका कर सकता है, वहीं 11 टन TNT तक का धमाका कर सकता है अमेरिका। 300 मीटर में तबाही, दोनों ही बम फैला सकते हैं। कीमत, हालांकि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की कीमत बहुत ज्यादा किसी को पता नहीं है, लेकिन मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जो अमेरिका का है इसकी कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए है। सीरिया में इस्तेमाल किया गया था पहली बार फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, और अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। 2007 में पहला टेस्ट किया गया था रशिया की तरफ से फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का, वहीं 2003 में टेस्ट किया मदर ऑफ ऑल बम का अमेरिका ने। यानी ये जो बम है सबसे ज्यादा खतरनाक कहे जाते हैं। फिर से चलते हैं वॉरूम, रचना, तुषार। राशिद, जैसे कि टेम्परेचर का जिक्र अभी तुषार कर रहे थे कि यहाँ दिल्ली में हमने टेम्परेचर देखा, हम कह रहे थे अब तक की सबसे ज्यादा सर्दी, हमने 4 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। हंगरी में -2 डिग्री और रोमानिया में 1 डिग्री है। सर्दी से भी बचना है, भूख भी मिटानी है, खाने पीने का सामान वहां पर खत्म हो गया है। लेकिन इसी से निकलने के लिए ब्रह्मास्त्र जो भारत सरकार ने चला है वो ये कि 4 बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है। आपको याद होगा जब फ्लाइट वापस आई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे, एक छात्रों से मिले थे। लेकिन अब इन 4 चेहरों पर भरोसा भारत सरकार ने दिखाया है, जिसमें जनरल वीके सिंह पोलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। किरेन रिजिजू जो लगातार युवाओं के बीच प्रसिद्ध भी रहते हैं और उनके बीच घुलने मिलने का काम भी करते हैं। स्लोवाकिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह से भारतीय छात्रों की वापसी में कोई दिक्कत ना आए।
और यहां पर आप देखिए हंगरी जो कि कीव से 793 किलोमीटर दूर है, वहां पर हरदीप सिंह पुरी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, रोमानिया में निभाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये गए क्यों है ये भी समझिए। बच्चे जो वहां पर पहुंच रहे हैं बॉर्डर पर, ठंड वहां पर हमने बताई कितनी है, खाने पीने की समस्या वहां पर आ रही है, एम्बेसी की तरफ से 12-12 घंटे लग जा रहे हैं क्लियरेंस कराने में। और ये चेहरे वहां पर उन्हें जल्दी क्लियरेंस हो पाएगा। किस तरीके से लगाया गया है और वॉर फ्रंट पर कैसे उन्हें यह कहा गया है कि विशेष राजदूत बनकर के आप जाएं, लेकिन यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में एयर इंडिया कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहा है। और बुडापेस्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंची पायलट शिवानी काल्ला अपना अनुभव साझा किया है, कैसे आप देखें। जो छठी फ्लाइट आई है बुडापेस्ट से, उनके पायलट शिवानी काल्ला है, इनसे बात करते हैं। शिवानी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच। और सबके लिए, हम पायलट्स को ऐसी सिचुएशंस के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है और एयर इंडिया खास करके हमेशा से ऐसे मिशंस में आगे बढ़ के पूरे देश की सेवा करता है। शिवानी, जब बच्चे बोर्ड कर चुके थे तो फिर उनकी क्या फीलिंग थी, किस तरह से आप लोगों ने उनको हेल्प किया? जी, उनको कंफर्टेबल किया, उनकी सर्विसेज पूरी निभाई गई, उनको जो जो रिक्वायरमेंट थी। वैसे तो वो बहुत थके हुए थे, उनके चेहरे पे थकी साफ दिख रही थी, बट उनको रेस्ट प्रोवाइड किया गया। और आई थिंक यहाँ आने के बाद जो उनकी खुशी है वो आप सबको दिख ही रही होगी, और उसने ही सब कुछ बता दिया होगा कि कैसा रहा उनका यहाँ तक पहुँचने की। आपको हम ये दिखाते हैं कि रशिया का कहां पर कब्जा हो गया है और घेराबंदी किस तरीके से की जा रही है, घेराबंदी में कैसे रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। 6 दिन में अभी तक कैसे यूक्रेन के हलक तक पहुंच गया है रशिया, और रशियन फौजें अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बना रही हैं पूर्वी यूक्रेन की तरफ से, क्रीमिया की तरफ से। अगर टीम पीसीआर हम दिखा सकें ये मैप और ग्राफिक के जरिए तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर रहेगा। आप देखें, अब आप देखें ये पोलैंड आपको नजर आ रहा है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, क्रीमिया, रशिया, खार्किव, और ऊपर आपको बेलारूस नजर आ रहा है, नीचे ओडेसा का इलाका, फिर ब्लैक सी है और बुल्गारिया है। अब इसे आप समझिएगा कि घेराबंदी असल में किस तरीके से की गई है। ये जो लाल रंग का निशान आपको नजर आ रहा है, जहां पर पूरा लाल है, ये रशिया है। नीचे जहां पर आपको नीला या फिर काले रंग में नजर आ रहा है, ये ब्लैक सी है। फिर उसके बाद ये क्रीमिया है, 2014 में क्रीमिया पर रशिया ने कब्जा कर लिया था। फिर ओडेसा का इलाका आ जाता है, यानी इधर से पूर्वी यूक्रेन का इलाका है, वो पश्चिमी यूक्रेन का इलाका है। पूर्वी यूक्रेन, पश्चिमी, और उसके बाद फिर उत्तर का इलाका। अगर उत्तर की तरफ से बेलारूस ने घेराबंदी की है, दक्षिण की तरफ से क्रीमिया ने घेराबंदी की है, पूर्वी साइड से पूर्वी यूक्रेन की तरफ से रशिया ने खुद ही घेराबंदी की हुई है, जहां से आपको एरो नजर आ रही है। फिर उसके बाद अगर आप पश्चिमी साइड में जाते हैं तो पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया है, लेकिन वहां से अभी के लिए फिलहाल सुरक्षित है यूक्रेन, क्योंकि पोलैंड की तरफ से, स्लोवाकिया की तरफ से, हंगरी की तरफ से, रोमानिया की तरफ से पलायन करके निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, इन सभी के बीच में है कीव, वो कीव जहां से 25 किलोमीटर दूर, अगर पूर्वी तरफ से आते हैं तो 25 किलोमीटर दूरी पर अब आ चुकी है रशियन फौजें, यानी कीव की तरफ अगर बढ़ गए हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो बीच का हिस्सा है जहां से पश्चिमी इलाका अलग होता है, अगर कीव तक रशिया की फौज आ गई है तो फिर यह फौज पहुंचेगी पोलैंड की तरफ, स्लोवाकिया की तरफ, हंगरी की तरफ, रोमानिया की तरफ। इसका मतलब यह है कि रशिया से अगर कोई यूक्रेन से माफ कीजिएगा, कोई निकलना भी चाहेगा तो उसके लिए पूरी तरह से ब्लॉकेज वाली सिचुएशन होगी। नीचे की तरफ ब्लैक सी है, यानी काला सागर है, क्रीमिया की तरफ से निकल नहीं सकते, ओडेसा या कीव की तरफ से निकल नहीं सकते, खार्किव की तरफ से निकल नहीं सकते। फिर उसके बाद लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो इलाका है, ये रशियन विद्रोहियों वाला इलाका है। यहां से इन लोगों ने एक अलग तरीके की घेराबंदी की है। घेराबंदी को लेकर के वॉर जोन में चलते हैं एक बार फिर से रचना और तुषार के पास। रचना, तुषार, एक्सक्लूसिव बड़ी खबर अभी की, बिग ब्रेकिंग क्या है आपके पास? राशिद, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से यूक्रेन को घेरा है रूस ने, वो चारों तरफ से घेरा है, चारों दिशाओं से, और साथ ही साथ जल, थल, नभ तीनों तरीके से। ब्लैक सी का जहां आपने जिक्र किया, ब्लैक सी की तरफ से तो आई ही, लेकिन रूसी टैंक जो जिस तरीके से हवाई हमले भी हो रहे हैं, सड़क के रास्ते से भी हमले हो रहे हैं और पानी के रास्ते से भी हमले हो रहे हैं। अब जब आपने कहा कि कीव से केवल 25 किलोमीटर दूर रूसी सैनिक बच गए हैं, तो आप समझिए कि चैलेंज ये बहुत बड़ा उन लोगों के लिए है जो कि यहां और इसके आसपास के एरिया में फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी राहत सिर्फ इस बॉर्डर पर, इस बॉर्डर वाले इलाके में दिख रही है। सिर्फ यहीं से भारतीय निकलने में सक्षम है, अभी यहां बड़ी मुश्किल आने वाली है। और चैलेंज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां देखिए, यहां पर ब्लैक सी का आपने जो पार्ट बताया, यहां से भी, क्योंकि कुछ दिन पहले एक तस्वीर हमने देखी थी जिसमें ब्लैक सी की तरफ से एक बोट आती है, एक जहाज आता है और वो यहां पर कीव के अंदर दहशाता है।
वहां पर वो कहता है कि देखिए आप सरेंडर कर दीजिए, यहां पर जो लोग मौजूद थे। तो ये जो पोर्शन है ना, आप देखिए बेलारूस का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को और बड़ी खबर खार्किव में, खार्किव की तरफ रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। ऐसा की बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ने लगी हैं खार्किव की तरफ। मैंने भी बताया था कि कीव से 25 किलोमीटर खार्किव में और आगे बढ़ने लगी यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला तबाह किया गया है रशियन फौजों की तरफ से, और यूक्रेन से आज 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, रशिया ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। हमले में 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। कीव खार्किव के बीच लगातार हमला किया जा रहा है। ओक्तिरका में सैन्य ठिकाने पर भीषण गोलाबारी की गई है। लगातार हर पल खबरें बदल रही हैं, हर पल अपडेट्स बदल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में वाकई में डराती हैं। तस्वीरें अगर बिग वॉल पर उतारी जाए तो हम फ्रेम दर फ्रेम समझा सकेंगे कि अभी क्या क्या चल रहा है। ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है ये पूर्वी यूक्रेन का इलाका है जहां पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि रशियन फौज धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ रही है। और जहां पर ये ग्रीन कलर का इलाका आपको नजर आ रहा है ये टारगेट सेट किया जाता है। जब टारगेट सेट किया जाता है तो काउंटर में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं। और ये जो बॉर्डर है रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर, इससे काफी आगे अब रशियन फौजें बढ़ने लगी हैं। जो धमाका आपको नजर आ रहा है, धमाके का मतलब यह है कि अभी भी पिछले 6 दिन से 24 घंटे 7 दिन रशियन फौज अटैक कर रही है। फिर से ओवर टू यू रचना, तुषार। बिल्कुल, और जिस तरह से मैं बता रहा था उस वक्त, आपने भी यहां पर जिस तरह का जिक्र किया है, चारों तरफ से कीव क्यों घेरना है? क्योंकि कीव राजधानी है, प्रेसिडेंट जिलसिंकी यहां पर हैं, और अगर यहां पर आपने सरेंडर करा लिया, क्योंकि लगातार आप देखिए खार्किव जो दूसरा सबसे बड़ा शहर, कीव जो कि राजधानी है, इस एरिया को घेरकर आपने अगर सरेंडर यहां पर करवा लिया, इस जगह को आपने फतेह कर लिया, तो आप ये मानिए कि आपने निर्णायक युद्ध की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अब ये अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो वाला जो इलाका है वो अभी रशिया को वो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया ये एरिया सेफ है। लेकिन बेलारूस, तुषार, पोलैंड में बॉर्डर में -5 डिग्री का टेम्परेचर है। छात्र कैसे परेशान हो रहे हैं, एक बार सुनिए जिस पोलैंड के बारे में रचना और तुषार आपसे बता रहे थे। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स पीछे फंस रखे हैं सारे टर्नोपिल के हैं, और जैसे कि हम 3 दिन से यहाँ फंस रखे हैं और -5 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है, और यहाँ कोई शेल्टर और फूड प्रोवाइडेड नहीं है। वहाँ के जो कैफेस हैं ये भी हमारे लिए बंद कर दिया गया है, और जैसे कि बोला जा रहा है कि एम्बेसी इवैक्यूएट कर रही है, हमें कोई इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड जो कॉलेजेस है उनको उनके एजेंट्स आके हेल्प कर रही है अंदर जाने के लिए, और हमारे भी कॉलेज से कोई एजेंट्स वगैरह नहीं आए हैं, और हम यहाँ अभी भी फंस रखे हैं ठंड में। और यहाँ देख लीजिए आप हालत, सब स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, और नहीं तो यहाँ पे कोई टॉयलेट है और सब ना टॉयलेट की फैसिलिटी है, ना सोने की, कोई घास में सो रहा है, कोई रेस्टोरेंट के अंदर फ्लोर में सो रहा है। ये हो रहा है इवैक्यूएशन एम्बेसी की तरफ से। आप देख सकते हैं ये है इनका इवैक्यूएशन। उधर रोमानिया बॉर्डर की भी तस्वीरें बहुत दहलाने वाली हैं। देश लौटने की आस में बच्चे फंसे हैं बॉर्डर पर, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई तो ऐसा आ जाए जो हमें इन विषम परिस्थितियों से निकाल करके ले जाए। उनकी हालत कैसी है देखिए। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर कैसे हजारों लोग फंसे हुए हैं। ये लोग गुहार लगा रहे हैं पंक्तियों में, जहां तक भी कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ ये कतार नजर आएगी। कोई भारत का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई श्रीलंका का है, कोई अलग मुल्क का है, लेकिन कहां कहां पर रशिया ने अभी तक कब्जा कर लिया है। अगर एक बार हम ये दिखा सकें तो आप ज्योग्राफिया के जरिए समझ पाएंगे कि यूक्रेन के इस हार का मतलब क्या है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि यह है रशिया, जहां रूस आपको लिखा दिख रहा है, फिर बेलारूस है जो रशिया का समर्थक है, बीच में यूक्रेन घिरा हुआ है, और दूसरे साइड में यानी वेस्टर्न साइड में आपको रोमानिया नजर आ रहा है। यह मैप आपको बता रहा है जहां जहां पर आपको ग्रीन कलर के पैचेस नजर आ रहे हैं। ग्रीन पैचेस का मतलब यह है जमीनी लड़ाई और एयर स्ट्राइक में कहां कहां पर रशिया का कब्जा हो गया है। रशिया का कब्जा लगभग कीव तक आ चुका है, खार्किव पर कब्जा हो चुका है, डोनेस्क और लुहांस्क पर लगभग 8 दिन पहले कब्जा हो गया है, और डोनेस्क और लुहांस्क के बीच में आप देखें अलगाववादियों के कब्जे वाला इलाका यहां आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो ब्लैक सी से लगा हुआ इलाका यानी जो ओडेसा का इलाका है और खेरसोन का इलाका है, क्रीमिया के जरिए ओडेसा और खेरसोन की तरफ रशियन फौजें आगे बढ़ी और खेरसोन और ओडेसा पर कब्जा कर लिया है। बेलारूस चूंकि रशिया का सपोर्टर है और रशिया का साथ ही देता रहा, यानी बेलारूस की तरफ से लेकर के फिर रशियन बॉर्डर से लुहांस्क, डोनेस्क, क्रीमिया, ब्लैक सी वाला इलाका ओडेसा और खेरसोन की तरफ
से पूरी तरह यूक्रेन की घेराबंदी कर ली गई है और कहा यह जा रहा है बस चंद घंटे की और बात है और उसके बाद यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाएगा। रोमानिया में फंसे छात्रों का दर्द, ये रोमानिया आपको नजर आ रहा है ना, चूंकि पोलैंड, हंगरी और रोमानिया से निकलने की कोशिश कर रहे हैं छात्र। ये जो रोमानिया का इलाका है, यहां पर जितने भी छात्र फंसे हैं उनका दर्द एक बार सुनिए आप। मैं इवानो फ्रांसिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं और हमें बोला गया था कि हम रोमानिया के बॉर्डर पे पहुंच जाए, यहाँ से हमें निकाल दिया जाएगा। हम 2 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं। पहले तो हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पूरे यहाँ आए, एक बस हमने बुक की और हम यहाँ पे आए बॉर्डर पे। और हमने जब एम्बेसी से बात की तो वो बोले आप सिर्फ बॉर्डर पे आ जाइए, बॉर्डर से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ 2 दिन से पड़े हुए हैं, लाइन पे, लंबी लाइन पे खड़े हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है। जब एम्बेसी से बात करते हैं वो कुछ जवाब नहीं दे रहे, बोल रहे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो बोल रहे ये कोई भी बात हो प्लीज़ न्यूज़ में मत बताइए। इतना सा यूक्रेन आखिरकार रशिया के सामने टिका कैसे, ही यह सबसे बड़ा सवाल है। रशियन हमले का 6ठा दिन आज यूक्रेन की सेना के लिए बहुत मुश्किल समय है। हर दिशा से हमले किए जा रहे हैं और रशिया यूक्रेन की जो सेना है हर दिशा से गोला बारूद बरसा रहे हैं। यूक्रेन सेना रूसी सैनिकों का दक्षिणी बंदरगाह बर्दियांस्क पर कब्जा हो गया है। इसके बावजूद यूक्रेन पूरी ताकत से लड़ रहा है। कैसे? सवाल है कि आखिर यूक्रेन टिका है तो टिका कैसे है। इसके पीछे है अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश। अमेरिका से लगभग 3.25 करोड़ की सैन्य मदद मिली है। जर्मनी से 1000 एंटी टैंक मिसाइल मिली। बेल्जियम से रोमानिया में 300 सैनिक भेजे गए। स्वीडन से जंग और तकनीकी मदद मिली है। ब्रिटेन लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में मदद कर रहा है। फ्रांस ने लगभग 2.5 करोड़ के सैन्य उपकरण भेजे हैं। नीदरलैंड से 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजी गई है। पोलैंड से सैन्य और बाकी मदद भेजी जा रही है। इसके अलावा और भी कई देश हैं जो गोपनीय तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिसके चलते पिद्दी से यूक्रेन ने जिद्दी से रूस के पसीने पूरी तरह से छुड़ा दिए हैं। मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक बार फिर से वॉर जोन में चलते हैं। वॉर रूम में रचना और तुषार के पास। रचना, तुषार, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिद्दी सा यूक्रेन है लेकिन जिद्दी रूस के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की साफ कर चुके हैं। आपने इससे पहले कहा कि 25 किलोमीटर कीव से दूर रह गई है, रूसी सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जो चैलेंज है ये यहाँ पर फंसे हुए लोगों के लिए बहुत ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि टेम्परेचर माइनस में है। माइनस में टेम्परेचर, जहां पर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, जहां पर खाने पीने की सुविधा नहीं है। और आप समझिए कि पोलैंड जहां पर -6 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है, स्लोवाकिया जहां पर -4 डिग्री टेम्परेचर में लोग परेशान हो रहे हैं, हंगरी में -2 डिग्री है, रोमानिया जहां पर महज 1 डिग्री टेम्परेचर है। और राशिद, ये हम सब जानते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट्स किस तरीके से टेम्परेचर और ज्यादा डाउन हो जाया करता है। कोई शेल्टर है नहीं वहां पर छात्रों के पास और ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी उन्हें घेरे हुए है। बिल्कुल, और मैं यही बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो चेहरे भेजे गए ना, ये मंत्री भेजे गए, ये इसीलिए वहां पर भेजे गए कि चैलेंजेस बॉर्डर पर ज्यादा ना हो। बच्चे जो वहां से इवैक्यूएट होकर आ रहे हैं या वॉर जोन से सेफ जोन में आ रहे हैं, आप उन्हें जल्द से जल्द वहां पर क्लियरिफिकेशन दीजिए और उसके बाद क्लियर करा के, बॉर्डर क्लियरेंस कराकर उनको जल्द से जल्द लेकर आइए। क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत, जैसे आप अभी कुछ बयान दिखा रहे थे उन बच्चों के, उसमें उनका यही कहना था कि 12-12 घंटे तक हम बॉर्डर्स पर हैं, वहां पर हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा। ये मंत्री ये वहां पर होंगे तो इनकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप जल्द से जल्द क्लियरेंस कराइए, एम्बेसी के साथ मिलकर काम कीजिए, कैसे आप अंदर से और बच्चों को बाहर ला सकते हैं ये कोशिश कीजिए। अब क्योंकि वायुसेना एक्टिव है और ये पूरा जो यूक्रेन की हम बात करें, यहां का एयर स्पेस सिविलियंस प्लेन्स के लिए बंद है। लेकिन अब ये देखना भी होगा कि अगर वायुसेना अंदर जाकर ला सकती है तो क्या यहां के एरिया से बच्चों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। रचना, तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया। वॉर रूम से आपने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। इंडिया न्यूज ने बड़ी तैयारी की हुई है अपने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के जरिए। हम आपको 3D ग्राफिक्स के जरिए, वर्चुअल फ्रेम्स के जरिए और इसके अलावा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। असल में यूक्रेन में क्या चल रहा है, कीव से लेकर के खार्किव तक क्या चल रहा है, रोमानिया, पोलैंड और हंगरी तक अगर लोग पलायन कर रहे हैं, इसका अपडेट क्या है, और इसके अलावा जो भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा है, इसका अपडेट क्या है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। इंडिया न्यूज ने एक बड़े और सच्चे कैनवास के साथ में आपके सामने खबर रखने की कोशिश की। एक छोटा सा ब्रेक, नहीं मत जाइएगा।